हेलो स्टूडेंट्स, हम कक्षा 10th में संधि प्रकरण में स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ चुके थे। आज हम शुरू कर रहे हैं विसर्ग संधि की विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि कि जब विसर्ग के स्थान पर कोई भी परिवर्तन होता है, यानी विसर्ग जहाँ लगा हुआ है उसे हम हटाकर और कोई भी वर्ण लगाते हैं, कोई भी परिवर्तन करते हैं तो विसर्ग संधि कहलाती है। तो इसमें है विसर्ग संधि के 4 भेद हैं: सत्व विसर्ग संधि, ऋतु विसर्ग संधि, उत्तु विसर्ग संधि और विसर्ग से लोप। तो पहला है सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि कि अगर हमारे पास संधि युक्त पद है, मतलब हमारे सामने संधि युक्त पद है और उसमें हमें तीनों शय में से कोई भी शय दिखाई दे रहा है तो हम उसकी जगह विसर्ग लगा देंगे। तो ये करना तो मतलब हम समझ गए कि हमें शय को हटाकर और विसर्ग लगाना है, तो ये सत्व विसर्ग संधि हुई। लेकिन अगर हमारे सामने संधि विच्छेद किया हुआ पद है, यानी कि दोनों शब्द अलग अलग हैं और संधि विच्छेद किया हुआ है और उसमें विसर्ग लग रहा है, तो हम ये उसमें कैसे जानेंगे कि उसमें हमें रै लगाना है, ऋत्व करना है या सत्व करना है या उपव करना है, क्या करना है। तो उसके लिए नियम है कि यदि खर प्रत्याहार यानी यदि विसर्ग के बाद में, यानी विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार, तो खर प्रत्याहार क्या होता है पहले इसे समझना है। कि खर प्रत्याहार होता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, जैसे क वर्ग का का खा, च वर्ग का चा छा, ट वर्ग का टा ठा, त वर्ग का ता था और प वर्ग का पा फा और तीनों शय। अगर इनमें से कोई भी वर्ण विसर्ग के बाद आ जाए तो हमें जो विसर्ग है उसका शय बना देना है। अब शय हमें उसमें कौन सा शय लिखना है, ये हम उस शब्द के अनुसार कि वो शब्द कौन सा शुद्ध बनेगा, उस शुद्ध के अनुसार हमें सपेरा वाला शय रखना है या सलगम वाला शय रखना है या षटकोण वाला शय रखना है। जैसे एक उदाहरण है कि नमस प्लस ते, यानी कि नमः प्लस ते, कि नमः के बाद में विसर्ग लगा हुआ है, पीछे ते है, तो हम नमा के बाद वाला वर्ण देखेंगे, ते को देखेंगे। तो ते क्या है, खर प्रत्याहार है, क्योंकि त वर्ग का पहला वर्ण है। तो इसलिए हम उस विसर्ग को हटा के उस पर उसकी जगह पर शय कर देंगे, यानी तो वो बन जाएगा नमस्ते। इसी तरह से ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। ये विष्णु त्राता, तो तय आ गया, त वर्ग का पहला वर्ण यानी खर प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है, तो इसलिए भी विसर्ग को हटा कर शय बनाया। रामश्चय, ये भी चय आ गया, च वर्ग का पहला वर्ण आ गया तो यहाँ भी शय बना दिया। इसी तरह से धनु टंकार, तो धनुष टंकार, यहाँ भी टय आ गया, ट वर्ग का पहला वर्ण आ गया, यह भी खर प्रत्याहार में आता है, तो विसर्ग हटा कर शय बनाया। इसी तरह नी प्लस छल, तो छः आ गया, ये भी खर प्रत्याहार में आ गया, तो नी को के बाद जो विसर्ग है उसे हटाकर शय बनाया। तो ये तो हो गई सत्व विसर्ग संधि। अब है उत्व विसर्ग संधि। तो उत्व विसर्ग संधि में हमें क्या देखना है कि अगर वैसे जो संधि युक्त पद है उसे हमें संधि विच्छेद करना है तो हम ओ की मात्रा को हटाकर विसर्ग कर देंगे, तो ये तो हो गया। लेकिन अगर हमारे पास में संधि विच्छेद किए हुए पद है और उसमें हमें कि हमें ओ कैसे लगाना है, तो ये हमें देखना है कि संधि युक्त पद में पहले पद में तो विसर्ग लगा होगा, अगर बाद वाले पद में आ स्वर आ रहा है, मतलब आ स्वर आ रहा है, तो हम विसर्ग को ओ कर देंगे और आ स्वर्ग को अवग्रह चिन्ह के रूप में लिखेंगे। जैसे का प्लस अपी, को अपी, इस तरह से इन सारे उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि जो अंतिम पद है उसका जो पहला वर्ण है वो आ स्वर है, तो और विसर्ग को ओ बनाना है और आ स्वर्ग को अवग्रह चिन्ह के रूप में लिखना है। अगर पीछे अंतिम पद में आ स्वर नहीं हो, कोई व्यंजन हो, तो हम उसे भी विसर्ग को भी ओ बना के और उसे
व्यंजन वाले शब्द को, पीछे वाले शब्द को ऐसा कैसा लिखेंगे। अवग्रह चिन्ह हमें सिर्फ आ स्वर में ही बनाना है। तो ये हो गई उत विसर्ग संधि। अब है रुत विसर्ग संधि, जिसको विसर्गस्य रेफ ये नाम से भी जाना जाता है। ये रुत विसर्ग संधि है। तो इसमें भी हमें अगर संधि युक्त पद है तो हम देखेंगे र आ रहा है तो हम र को विसर्ग बना देंगे इसी। और अगर हमारे पास में संधि विच्छेद किए हुए शब्द हैं जैसे मुनि प्लस इति, तो हमें उस विसर्ग को र बनाना है। तो विसर्ग को र बनाकर, और अगर कोई पीछे कोई स्वर है तो उस स्वर में हम उस स्वर की र में उस स्वर की मात्रा को लगा के लिखेंगे। तो ये है रुत विसर्ग संधि। अब है आपका विसर्ग से लोप, कि विसर्ग का लोप कहाँ करना है। कि कई शब्द ऐसे हैं, कई संधियाँ ऐसी हैं जिनमें हमें विसर्ग को हटा देना है। तो फिर विसर्ग का लोप उस स्थान पर हम कर सकते हैं जिसमें हमारे दोनों जो पद है वो एक अर्थ दे रहे हैं, यानी कि एक अर्थयुक्त शब्द बन रहे हैं। तो जैसे बाला प्लस अत्र, तो हम यहाँ बाला से, क्योंकि बाला ये बहुवचन है, अब हमें एक वचन वाला भी बाला लिख सकते हैं, तो बाला अत्र। ऐसे ही लता प्लस एदंते, तो यहाँ पर भी हम लता बहुवचन है तो लता को एक वचन करके भी लिख सकते हैं, लता एदंते। ऐसे ही ता ये बहुवचन, तो यहाँ हमें पहला वाला वर्ण जो पद है उसमें हमें पता चलेगा कोई शब्द रूप रहेगा, मतलब बहुवचन का, तो उसके हम विसर्ग हटा के उसको एक वचन से भी कर सकते हैं, तो वो भी हो जाएगी विसर्ग से लोप, यानी लोप, विसर्ग का हमने लोप कर दिया। और इसको मतलब पीछे वाले अगर पद से हम पहचानते हैं तो ये है कि पहले वाले शब्द में वही रहेगा हमारा विसर्ग से पहले, मतलब आ स्वर रहेगा। जैसे बाला, ला में आ है, ता में आ है, ता में वृदा, दा में आ है। और पीछे वाला अगर हम देखेंगे तो उसमें कोई स्वर हो सकता है, और या फिर तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और ये रे ले वे भी हो सकता है, तो उसमें हमें विसर्ग हटा देना है। वैसे इसकी मेन पहचान के लिए अगर जहाँ तक मतलब है तो यही है कि एक शब्द रूप की तरह एक शब्द रहेगा, वो बहुवचन वाला शब्द रहेगा, तो उसे हमें विसर्ग हटाकर एक वचन वाला शब्द कर सकते हैं। तो ये लोप विसर्ग संधि हो गई है। तो ये हो गई आपकी विसर्ग संधि के चारों भेद। तो इनमें से ही कुछ संधियाँ आपको होमवर्क में दी जा रही है, जिन्हें करके आपको जितना जल्दी हो सके भेजना है। धन्यवाद।